एक समय की बात है। हरिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे, रतनलाल और सुशील। रतनलाल जो कि बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। और दूसरी तरफ उसी का छोटा भाई सुशील, जो कि बहुत ही गरीब व्यक्ति था। सुशील दिन भर अपने छोटे से खेत में मेहनत करके अपना गुजारा करता था। दोनों के माता पिता का एक हादसे में देहांत हो गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद रतनलाल ने बड़ी चालाकी से माँ बाप का सारा धन और सारी जमीन बड़ी चालाकी से हड़प ली और सुशील को एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे दिया ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन ये रतनलाल इतना सारा धन और जमीन पाकर भी खुश नहीं था और अब उसकी नज़र अपने छोटे भाई सुशील की जमीन पर थी। वो किसी भी तरह अपने भाई की जमीन को हड़पना चाहता था, क्योंकि सुशील की जमीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद और बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए हो जाती थी। सुशील उसी जमीन के बदौलत ही अपने बेटे रमेश को शहर में पढ़ा रहा था। एक दिन ऐसे ही रतनलाल सुशील के पास आता है। सुशील अपने खेत में काम कर रहा होता है। रतनलाल सुशील के पास पहुंचकर बोला, अरे सुशील, कैसे हो भाई? मैंने सुना है तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी छोटी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी छोटी सी जमीन में खेती करके तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके लिए पैसे कैसे जोड़ पाओगे? वो तो है भैया, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूँगा, और अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं लोन ले लूँगा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊँगा ताकि उसको मेरी तरह दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। अरे मेरे छोटे भाई सुशील, तू कैसी बात कर रहा है? तू अपने बड़े भैया के होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा? मेरे होते हुए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मुझसे मांगो, मैं दूंगा। तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है अभी, याद रखना। भैया, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बेटे की पढ़ाई के लिए जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगा। अरे भैया, मैंने आज तक आपसे और किसी और गांव वाले से कभी कोई उधार नहीं मांगा, तो अब कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखो, तुम मेरे छोटे भाई हो तो तुम मुझसे पैसे ले सकते हो, और बदले में तुम ये अपनी ज़मीन मेरे पास गिरवी रख देना, जैसे कि बाकी गांव वाले रखते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आपके पास मेरा खेत गिरवी नहीं रख सकता। इसी खेत के बदौलत ही तो मैं मेरे बेटे को शहर में पढ़ा रहा हूँ, और मेरे घर का गुजारा मात्र यही एक खेत है। भैया, मुझे माफ़ करना, मैं आपको ये खेत नहीं दे सकता। मुझे पूरा विश्वास है मैं एक दिन इसी खेत की मदद से अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ़ करना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रखूँगा। यह सुनते ही रतनलाल बहुत गुस्से में वहाँ से अपने घर चला जाता है। रतनलाल गुस्सा था क्योंकि उसका छोटा भाई सुशील उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आया, और इधर सुशील भी अपने काम में लग गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रतनलाल, तुझे कैसे ना कैसे तो करके सुशील से वह जमीन तो हड़पनी ही पड़ेगी। रतनलाल इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि कैसे वह अपने छोटे भाई सुशील से उस जमीन को हड़पे, और सोचते सोचते तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। रतनलाल तुरंत सुशील के घर चला जाता है। अरे सुशील भाई, मुझे तुम्हारी खुदगर्जी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। और अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो मेरी मदद जरूर लोगे। ठीक है भैया, बताइए आप मुझसे क्या बोलना चाहते हैं?
भाई, तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और अपनी जमीन भी मेरे पास गिरवी मत रखो, पर तुम एक काम करो, गांव के दूसरी तरफ जो मेरी जमीन पड़ी हुई है ना, वो तुम्हारी जमीन से 4 गुना बड़ी है। एक काम करो, कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे कमाए गए पैसों से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी करवा पाओगे और बदले में जब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। ठीक है ना? अरे, तुम्हारी छोटी सी जमीन के बदले तुम्हें 4 गुना जमीन मिल रही है खेती करने के लिए। अब इसमें इतना सोचना क्या है? सुशील ना चाहते हुए भी अपने बड़े भाई रतनलाल की बात मान जाता है। अच्छा ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। फिर रतनलाल बड़ी ही चालाकी से अपने छोटे भाई सुशील से कागजात पर अंगूठे लगवा लेता है। सुशील को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए वह उस बात से अनजान था कि उन कागजात पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुशील उस जमीन पर काम कर रहा होता है। अरे भाई, चलो आज का तो काम खत्म हुआ। मैं बाजार से जितने भी पौधे लाया था, मैंने उन सबको खेत में लगा दिया है। देखो तो ये कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। कल सुबह आते ही मैं खेत में पानी दे दूंगा। चलो अब मैं भी घर चलता हूँ, बहुत थकान हो रही है और साथ ही साथ बहुत जोरों की भूख भी लगी है। आज भाग्यवान से बोलूँगा मस्त आलू गोभी बनाएं, फिर उन्हें खाकर आराम से सो जाऊँगा। चलो भाई। इतना कहकर सुशील खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। और अगले दिन सुबह सुबह जब सुशील वापस खेत पर आकर देखता है तो वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसके सारे पौधे मर चुके थे और इसी के साथ उसे यह भी एहसास होता है कि उसके बड़े भैया ने उसे ठग लिया है। उसे समझ आया कि यह तो एक बंजर जमीन है जहां कुछ नहीं उगता। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया भगवान। हे भगवान, मेरे तो सारे पौधे खराब हो गए। हाय रे, अब मैं अपने घर का गुजारा इस महीने कैसे करूँगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला, यह तो एक बंजर जमीन है, इसमें कुछ नहीं उगता। चलो चलो, अभी भैया के पास जाता हूँ। सुशील अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है और अपने दुखी मन को लेकर वह अपने बड़े भाई के घर जाता है और अपने बड़े भाई रतनलाल के पास जाकर उससे कहता है, भैया आपकी ज़मीन मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपकी ज़मीन एक बंजर ज़मीन है। इसीलिए आप मेरी ज़मीन मुझे वापस लौटा दीजिए। क्या रे सुशील, पहले तो ये बता, तू किससे पूछकर अंदर आया? और तुम जो कह रहे हो यह अब मुमकिन नहीं। तुमने पेपर पर अंगूठा लगाया है और इन पेपर पर साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी ज़मीन अब से मेरी है, और वो भी तुम्हारी सहमति से। हमने अपनी ज़मीन अदली बदली कर ली है, अब तुम्हारा इस ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी उस बंजर ज़मीन पर जाकर खेती करो। चल जा, अब निकल यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ आया तो मैं तुझ पर पुलिस केस कर दूंगा। क्योंकि कागजात पर सुशील के अंगूठे थे, इसीलिए सुशील कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप दुखी मन से वहाँ से अपने घर चला आया। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन रमेश शहर से अपने पिताजी के पास पढ़ाई की फीस के लिए फ़ोन करता है। पिताजी कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है, आप इस महीने की फ़ीस भिजवा दीजिएगा। बेटा मुझे माफ़ करना, घर में बहुत बड़ी समस्या आ गई है, अभी मैं तुम्हारा फीस नहीं दे पाऊँगा। बेटा घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। सुशील सारी बात अपने बेटे को साफ साफ बता देता है। मुझे माफ़ करना बेटा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि मेरा कमाने का ज़रिया ही मुझसे छिन गया है बेटा। ठीक है पिताजी, मैं कल ही गांव आ जाता हूँ और इस समस्या का हल निकालता हूँ।
आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। रमेश की पढ़ाई की फीस समय पर ना मिलने के कारण रमेश को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अरे वाह भाई वाह, गांव का वातावरण और ये शुद्ध हवा, मज़ा ही आ गया। और एक तरफ शहर है जहां चारों ओर धुआं ही धुआं, और ये एक गांव की शुद्ध हवा है। कितना अच्छा वातावरण है भाई। अरे क्या हाल बा भैया, हरिपुर चलोगे क्या? हाँ भाई हाँ, वहीं जा रहा हूँ। सामान रख दो पीछे, आओ बैठ जाओ। घर पहुँचने के बाद सुशील अपने बेटे रमेश को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह रतनलाल ने उसकी ज़मीन हड़प ली। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा बोलूँगा आप बिल्कुल वैसा ही करिएगा। रमेश सारी तरकीब अपने पिताजी को बताता है और फिर दोनों रात होने तक का इंतजार करते हैं। रात के 11 बज चुके थे, सारे गांव वाले सो चुके थे। तभी दोनों बाप और बेटा अपने सर पर एक एक घड़ा लेकर घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल देते हैं। खेत जाकर दोनों बाप बेटे दोनों घड़ों को जगह जगह जमीन खोदकर गाड़ देते हैं। और अगले दिन पूरे गांव में चर्चा हो जाती है कि सुशील के खेत से 2 सोने के भरे हुए घड़े निकले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ सुशील की ही चर्चा हो रही होती है। अरे भाइयों, तुमने सुना क्या? अरे सुशील के खेत से 2 सोने के भरे हुए घड़े निकले हैं। अरे हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था। सच में 2 घड़े निकले हैं, वो भी सोने के सिक्कों से भरे हुए। लेकिन भाइयों, वो तो बंजर जमीन थी ना, वहां तो कुछ भी नहीं उगता था, तो खजाना कैसे निकल गया भाई? अरे नदीम भाई, खजाने ऐसी ही जगहों पर तो निकलते हैं। अब सुशील उन्हें बेचकर बहुत अमीर हो जाएगा। उस सुशील की तो किस्मत ही चमक गई भाई। यह सुनकर रतनलाल बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? उस बेकार सी बंजर जमीन में आखिर सोने से भरे हुए घड़े कैसे निकल सकते हैं, और वो भी 2-2? मतलब रतनलाल, उस जमीन में और भी खजाने हो सकते हैं। इससे पहले कि वो सुशील सारे घड़े जमीन खोद कर निकाल ले, मुझे उससे अपनी जमीन वापस लेनी पड़ेगी। रतनलाल तुरंत बौखलाते हुए सुशील के घर चला जाता है। अरे सुशील भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। पर भैया, हमने तो वो जमीन आपस में अदला बदली कर ली थी ना, इसीलिए अब आपकी ज़मीन मेरी है और मेरी ज़मीन आपकी। और आप ही ने तो मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवाया था, और अब भला आप वो ज़मीन मुझसे क्यों मांग रहे हो? अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था, ताकि तुम उस ज़मीन पर मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक बढ़ा सको। और यह देखो, ये रहे उस ज़मीन के पेपर, तुम मुझे मेरी ज़मीन वापस कर दो। रमेश रतनलाल की सारी बातें सुनकर बोलता है, आपको आपकी ज़मीन वापस मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। क्या शर्त है? अरे रमेश बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, तुम बस मेरी ज़मीन मुझे वापस कर दो। पहली बात, आपको हमारी ज़मीन वापस करनी होगी, और साथ ही साथ ज़मीन लेने के लिए आपको हमें 10 लाख रुपए भी देने होंगे, तभी हम आपको वह ज़मीन वापस करेंगे। और यह सभी काम कागजात पर लिखित रूप में होगा। यह सुनकर रतनलाल मन ही मन सोचता है, अरे इन दोनों बेवकूफ़ बाप और बेटे को क्या पता उन सोने के सिक्कों की कीमत। बेचारे बस 10 लाख के पीछे पड़े हैं, बेवकूफ़ कहीं के। मैं उन सिक्कों को बेचकर एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं कल ही तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम्हारे कागजात पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन ही रतनलाल सभी कागजातों पर साइन कर देता है और साथ ही साथ सुशील को 10 लाख से भरा हुआ सूटकेस भी देता है।
सारा काम हो जाने के बाद रतनलाल तुरंत ही अपने नौकर गोवर्धन को उस खेत में लेकर जाता है। सुनो रे गोवर्धन, पूरा खेत खोद डालो और जो भी सोने से भरा हुआ घड़ा निकले मुझे तुरंत बताओ। गोवर्धन उसी वक्त से खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वो पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन पूरे खेत में उसे कुछ नहीं मिलता है और यह देखकर रतनलाल बहुत चिंतित होने लगता है। गोवर्धन, अरे देखो तो कुछ मिला क्या? नहीं हजूर, मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है, लेकिन मुझे अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। क्या? ए भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, अब समझा मैं। उन दोनों बाप बेटों ने मुझे बड़ी ही चालाकी से ठगा है। जमीन के साथ साथ मुझसे 10 लाख रुपए भी ले लिए। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया। हाय रे, मैं तो लुट गया। बेचारा रतनलाल अपने आप को कोसने लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ आखिरी में बुरा ही होता है। और हाँ, रमेश ने दोनों घड़ों में नकली सोने के सिक्के भरे हुए थे। मुझे पता है ये बात आप जान गए होंगे जब आप कहानी पूरे ध्यान से देख रहे होंगे। अगर आप उसी वक्त यह बात जान गए थे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक किए बिना मत जाना और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।